अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ज़राअत पे इतनी जिद्दत आ गई है कि दुनिया जो है बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने पर काम कर रही है और उसे ज़रई इनकलाब का नाम दिया जाता है। मगर पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब का प्रोजेक्ट केनाल्स मनसूबा शुरू होते ही मतनाज़ हो गया है। इस इशू पर वफाक और पंजाब हुकूमत एक तरफ जबकि सिंध हुकूमत मुखालिफत में खड़ी है और अब बात बढ़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि ये मंसूबा है या तो हम हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि अगर केनाल अवाम को मंजूर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अवाम के साथ खड़े हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नहीं। तनाज़े की बुनियादी वजह ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम है नाजरीन, जो चोलिस्तान की लाखों एकड़ रेतली ज़मीन को सब्ज़ करने के लिए महफूज शहीद केनाल बनाना ज़रूरी है। ग्रीन पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक ये जो मंसूबा है 176 किलोमीटर लंबी महफूज शहीद केनाल दरियाए सिंध पर नहीं बल्कि दरियाए सतलुज पर बनाई जानी है। मगर फिर मरहलावार इस नहर से नई नहरें भी निकालने का काम होगा। हुकाम का नाजरीन ये दावा है कि इस नई नहर में सिर्फ पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल होगा। पानी फराहम करने का शेड्यूल ये बताया जा रहा है कि इन नहरों में जून से अक्टूबर तक यानी मानसून सीज़न में सिर्फ इजाफी सैलाबी पानी इस्तेमाल किया जाएगा, जो हर साल ज़ाया हो जाता है, जबकि बाकी 2 महीनों में पानी की ज़रूरत पंजाब जो है वो अपने हिस्से में से पूरी करेगा। कानूनी जवाज़ ये दिया जा रहा है कि वाटर पॉलिसी की क्लॉज 8 के मुताबिक सूबे अपने पानी के हिस्से में से नए नहरी मंसूबे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ ये है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है जहाँ सूबों के दरमियान हमेशा पानी की तकसीम एक हसास मसला रहा है। जब ये तय है कि पानी की तकसीम का मसला जब भी मसला होगा तो इस मसले को फिक्स करने के लिए CCI मुश्तरका मफादात काउंसिल में इसको ले जाया जाएगा। तो वफाकी हुकूमत CCI का इजलास बुलाए बगैर आगे बढ़ क्यों रही है, इजलास बुला क्यों नहीं रही है, जिसका जवाब फिर हुकूमती अहदेदार ये देते हैं कि केनाल मंसूबे की मंजूरी इरसा यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी 4-1 की अक्सरियत से दे चुकी है। जहां तमाम सूबों की नुमाइंदगी ऑलरेडी मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मंसूबे को मतनाज़ क्यों बना रही है। हुकूमत का यह भी मौक़िफ़ है कि CCI का इजलास अपने वक्त पर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि आइन के मुताबिक तो हर 3 महीने के बाद CCI का इजलास होना होता है। लेकिन 1 साल हो गया, हुकूमत ये इजलास बुलाने का नाम ही नहीं ले रही है। केनाल मंसूबे को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो इस पर तनकीद भी कर रही है। मुश्किल में इस लिहाज से है, एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत से नून लीग के लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस इशू पर सियासत चमकाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ा चैलेंज ये है कि सिंध में जो कौम परस्त जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध का सौदा करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केनाल मंसूबे की मुखालिफत बाय चॉइस शुरू नहीं की, बल्कि सिंध में कौम परस्त जमातों के प्रेशर में आकर शुरू की है, क्योंकि वहाँ ये बयानिया बनाया जा रहा है कि केनाल मंसूबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हामी भर चुकी है। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस मंसूबे की मुखालफत करके हुज्जत तमाम कर रही है। कराची दुश्मनी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध दुश्मनी का इल्ज़ाम जो है ना वो लगना शुरू हो गया है। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि किसी पार्टी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगें। ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर क्यों लग रहे हैं, बरसों सिंध पर हुक्मरानी करने वाली जमात को आज सफाइयाँ क्यों देनी पड़ रही हैं, ये मसला कैसे हल होगा। हुकूमत तो बड़ी रिलैक्स लग रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की धमकियाँ कह लें या उनकी नाराज़गी कह लें, उसको संजीदा लेते लग नहीं रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगी मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया। मुर्तज़ा साहब, हुकूमत तो बारहा एक ही बात कर रही है, जब भी उनसे सवाल करते हैं वो एक ही जवाब देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है, क्योंकि सदर पाकिस्तान मंजूरी दे चुके थे। अब वो सिर्फ क्योंकि सिंध में कौम परस्त जमातें इकट्ठी हो गई तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए, क्योंकि इतनी मुखालफत सिंध में उनके साथ शुरू हो गई तो बस वो सियासत चमका रहे हैं, अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। तो हुकूमत नून लीग तो आप लोगों के जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो संजीदा ले ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ठीक हो जाएगा सारा मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, मैं समझता हूँ पहले चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। आपने जो इब्तिदाइया में सारी गुफ्तगू की उसमें आपने 2 बड़े अहम नुकात उठाए कि पहला कि पंजाब ये समझता है
कि उनका पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और पानी जो है वो ज़ाया होकर समंदर में चले जाता है। मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे पंजाब के दोस्त जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो पानी है ये ज़ाया हो जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब पानी डाउनस्ट्रीम आता है तो समंदर में जाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर दरिया का फ्रेश वाटर समंदर में नहीं जाएगा तो आपका समंदर जो है वो अपनी लिमिट को एक्सीड करता है और वो जो आपका मेनलैंड है उसको इनक्रोच करता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन है, ठट्टा है, सजावल है, जहाँ पे तवातुर के साथ जो समंदर है वो इनक्रोच करता जा रहा है आपकी फर्टाइल ज़मीन को। क्यों? वो इसलिए कि जो एडिक्वेट क्वांटम है पानी का वो आपके समंदर में नहीं जा रहा। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इस तासुर को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जाके हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए, आप जाके बदीन, ठट्टा, सजावल का विज़िट कर लें, वहाँ के लोकल फार्मर से बात कर लें, मीडिया के दोस्तों से बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि आपका समंदर इंट्रूड करता जा रहा है आपकी ज़राई ज़मीन पे। यानी कि आपका जो एडिक्वेट क्वांटम है दरियाए सिंध का वो पानी जो है समंदर में नहीं जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कहते हैं पानी ज़ाया हो जाता है और पानी को ज़ाया करने का सबूत वो तो पेश नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ आके गुड्डू डाउनस्ट्रीम, कोटरी डाउनस्ट्रीम दरियाए सिंध की सूरत हाल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी आ रहा है। आप हमारे जो लोअर राइपेरियन के हम सूबा भी लोअर राइपेरियन है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स समंदर के साथ सिचुएटेड हैं, आप जाके वहाँ पे देखें कि हमारे पास पानी नहीं पहुँच पा रहा। पहली चीज़ ये समझने की, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि सिंध को मसला क्या है, कौन सा सिंध से पानी लेना है, पानी सारा पंजाब से जाना है, भाई हम अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये साबित कैसे होगा वो उनके हिस्से का पानी है? मुझे बताइए ना, कोई गेज है इसका, कोई टेलीमीटरिंग सिस्टम है इसका? ये कह देने से तो मसला हल नहीं होता ना। हम तो आज से नहीं, तवातुर के साथ कह रहे हैं कि 1991 का जो मुतनाज़ा वाटर अकॉर्ड है, जो हमने दस्तखत नहीं किया था बट बाहर कैफ वो वाटर अकॉर्ड है, उस वाटर अकॉर्ड के तहत जो पानी हमें मिलना ज़रूरी है, हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये पंजाब कैसे कह रहा है कि उनको वो हमारे हिस्से का पानी नहीं लेंगे? तीसरी चीज़ शाजिया, लाहौर हाई कोर्ट ने जुमे के रोज़ फैसला दिया है, जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब के अंदर आप वाटर इमरजेंसी लगाएं, यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। अब ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट जज जो कि लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है, वो कोर्ट आपको कह रहा है कि इस वक्त पंजाब में आपके पास पानी मौजूद नहीं है। तो आप मुझे बताइए कौन सा अलादीन का चिराग है पंजाब हुकूमत के पास जिसके बेसिस पर वो कहते हैं पानी वाफिर मिकदार में, कहते हैं हमारे पास मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, इतनी बारिशें हो जाएंगी, हमारे पास तो इतना इजाफी पानी होता है, बजाय कि जाया हो हम वो इस्तेमाल करेंगे, वो नई नहर में इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ ना, ये चश्मा झेलम कैनाल के बारे में भी यही कहते थे कि पानी सिर्फ बारिश के दिनों में इस्तेमाल होगा, सिर्फ बारिश के दिनों में इस्तेमाल नहीं होता। ये जो बारिश का पानी है वो रावल डैम में भी स्टोर होगा, अब कंट्री बारिश होती है वो वहाँ के डैम्स में पानी स्टोर होता है। ये मुझे समझ नहीं आता कि इस पर क्यों बार बार सियासत की जा रही है, और अगर पंजाब हुकूमत का मुकदमा इतना मजबूत है तो क्यों मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहीं जा रहे? आईने पाकिस्तान कहते हैं हर 90 रोज के अंदर मुश्तरका मफादात काउंसिल, लेकिन वो कहते हैं कि इरसा मंजूरी दे चुका है, क्यों आप लोग जो है वो मजबूर कर रहे हैं, इसरार करें कि सीसीआई का इजलास बुलाएं? मैं इस पे भी जवाब देता हूं। देखिए, इरसा जो है ना वो सीसीआई का नेमुल बदल नहीं है, पहली चीज ये समझने की जरूरत है। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज का फैसला कौन करेगा, तो जो फैसला आर्टिकल 153, 154 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को करना है ना, उसको ना मुर्तजा कर सकता है, ना शाजिया कर सकती है, ना इरसा कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इरसा का फैसला है, इस फैसले की मुखालफत जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी सिंध की उसने भी की। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, मैं आपको जून 2024 के वो खतूत दिखा सकता हूँ वजीर आला सिंध के, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि फैसला गलत हुआ है, ये फैसला यकतरफा है। जरदारी साहब ने किस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करके मंजूरी दी थी जुलाई 2024 में? शाजिया, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर जरदारी साहब ने अप्रूविंग अथॉरिटी हैं किसी चीज़ के, अगर वो फैसले करते हैं चीज़ों के, तो मुझे बता दीजिए पहली चीज़। नंबर 2,
अगर उन्होंने कहीं दस्तखत किया है तो बता दीजिए। नंबर 3, अगर जरदारी साहब की कही हुई बातें को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी आइन को फॉलो ना करो, जरदारी साहब के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज आ गई थी सदर मुमलिकत की, तो जरदारी साहब ने तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब तो कई बार कह चुके हैं कि कराची से लेके सक्खर तक की मोटरवे इनको बना के देनी चाहिए। हमारी बात सुन रहे हैं वो? जरदारी साहब तो कई बार कह रहे हैं कि हेस्को सेप्को के लिए आपको ये करना चाहिए। जरदारी साहब तो कई बार ये कह चुके हैं कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जरदारी साहब तो कई बार कह चुके हैं कि आपको अपने समंदर के पानी को मीठा करना चाहिए, आपको पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। आपके पास वो चीजें नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो मामला गुजारिश ये है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? हमें तो ये पता है कि 8 फरवरी 2024 में जब हुकूमत बनी इन इलेक्शंस के बाद, तब से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तहफुजात का शिकार है, एतराज़ात हैं। कभी पंजाब में स्पेस नहीं मिलती, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। फिर बिलावल साहब बारहा ये एतराज़ कर चुके हैं कि बगैर मुशावरत, हमारे साथ तो मुशावरत ही नहीं होती फैसलों में, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमें अहमियत नहीं दी जाती। अब फिर वही मसला हो रहा है। इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है, इत्तेहाद से निकल भी सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या बजट आने वाला है? देखिए शाजिया, मेरा अपना मानना ये कि ये मसाइल जो है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कभी भी हल नहीं होते। अज़मा बुखारी साहिबा अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे देंगी, शर्जील मेमन साहब उसका जवाब देंगे, फिर कोई और वजीर कहेगा मैं जवाब दूंगा। ये मामलात हल होने आइन और कानून के मुताबिक, उसका 2 तरीक़ेकार है। पहला तरीक़ेकार तो ये, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही शुड सिट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, या कायल कर ले या कायल हो जाएं। और दूसरा तरीक़ेकार जो आइन पाकिस्तान में दर्ज है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कि उसकी मीटिंग बुलाएं, उसकी मीटिंग में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर ली जाए और ये तमाम फैसला हो जाएगा। देखिए हम चाहते हैं इरसा जो मंजूरी दे चुका है उसकी मंजूरी काफी नहीं है, तमाम सूबों का आइन के मुताबिक मुत्तफिक होना जरूरी है। इरसा उस लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तमाम सूबों का आइन ही लिहाज से। देखिए 2 चीजें हैं शाजिया, इसको आप किसी भी वकील से पूछेंगे, एक जगह आइन है और एक जगह कानून है। आइन बालातर होगा या कानून बालातर होगा। अगर आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि वाटर का मसला, पानी का मसला तमाम सूबे का हल होने के लिए फोरम है मुश्तरका मफादात काउंसिल, तो उसका फैसला पंजाब की काबीना नहीं कर सकती, उसका फैसला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना नहीं कर सकती, उसका फैसला सिंध की काबीना नहीं कर सकती, उसका फैसला करना है मुश्तरका मफादात काउंसिल ने। मेरा यह मानना है पहले प्राइम मिनिस्टर साहब सबको स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, बिठाएं, जो लोगों के एतराज़ात हैं उसको सुने, रिजर्वेशंस को सुने, उसके बाद सीसीआई का इजलास कॉल करके मामलात को आगे लेकर चले। सीसीआई का इजलास बुलाने से हुकूमत रिलक्टेंट क्यों है? समझ में आती है क्यों हुकूमत इसको लिंगर ऑन कर रही है, बुला ही नहीं रही है 1 साल से। वी आर ऑल बैफल्ड। देखिए ना, अगर हुकूमत इतनी क्लियर है कि इसके अंदर कोई इशू नहीं है तो बुला ले इजलास। इजलास उनको बुलाना है। अभी वजीर आला सिंध ने गालिबन 24 मार्च को अपना आखिरी खत लिखा है इस हवाले से, और ये मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जून से लेके अभी तक तवातुर के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है, ऑफिशियली भी हुई है, अनऑफिशियली भी हुई है। हमारी गुफ्तगू जो है वो वज़ीर आज़म हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, सबके साथ रेगुलरली ये गुफ्तगू होती रही है। तो हम अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े। मैं इसको बार बार जो कौमियत का रंग दिया जा रहा है, सूबाइयत का रंग दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसकी नफ़ी करने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, हम पाकिस्तान की फेडरेशन में बिलीव करते हैं। पीपल्स पार्टी स्टैंड्स फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं हो सकता 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिले का पानी काट दूं। बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली मैसेज भी दिया, अपना एक सख्त मौक़िफ़ भी सामने रखा। तो उसके बाद से कोई रवाबित फेडरेशन की तरफ से, विफाक की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस मसले को लेकर कोई बातचीत शुरू हुई? देखिए गुफ्तगू तो हो रही है शाजिया। आपने राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट देखा है ना, वो वजीर आज़म के बिहाफ पे आके आए दिन टीवी पर गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने मुस्बित बात की कि पीपल्स पार्टी हमारी कोलिशन पार्टनर है, पीपल्स पार्टी के एतराज़ात जब तक दूर नहीं होते हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। कल मैं एक और टीवी प्रोग्राम पे था, एक और वफाकी वजीर मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने भी ये बात की। तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के हमारे वुज़रा हैं उनको थोड़ा सा
कॉन्टेक्स्ट को समझकर बात करनी चाहिए, उनको बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि मामलात को ऐसा अंदाज से हल करने में कामयाब हो और फैसले वो किए जाएं जो पाकिस्तान के बेहतरीन और वसीतर मफाद में है। आपका पानी काट के मुझे मिल जाए ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल सही। मेरा पानी काट के आपको मिल जाए ये चीज भी दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल सही। नून लीग तो एक तरफ चलें, वो तो बातचीत आपकी हो जाएगी। जो सिंध के अंदर बैठी जो जमातें हैं, कॉम्परस जमातें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ अपनी सियासत बचा रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये इशू उठा चुके हैं तो आपको ज़ाहिर है अपना वोट बैंक तो बचाना है, क्योंकि आप लोगों को अपनी सियासत सिंध में तो बचानी है। जो दहाइयों से यहाँ पर हुकूमत करते आ रहे हैं वो आप लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं वहाँ पे। शादिया वो हमारे मुखालिफ हैं, वो हमारी हर चीज़ के ऊपर मुखालफत करेंगे, तो उनका काम है इख्तिलाफ करना। वो इख्तिलाफ करते रहें, वो इतने सालों से हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी करते रहें, इख्तिलाफ भी करते रहें, लेकिन जब बैलेट बॉक्स निकला ना तो बैलेट बॉक्स पे तीर की बरसात हुई। सिंध की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है जिसने कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसकी मुखालफत की थी और हमने कामयाबी के साथ अपना मुकदमा पाकिस्तान के सामने लड़ा। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है इसकी उसूल के ऊपर मुखालफत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं हमारे एतराज़ात हैं, हमारे रिजर्वेशन हैं, उसको दूर किया जाए। तो अगर हुकूमत ये समझती है कि रिजर्वेशन हमारे गलत हैं तो हमको सेटिस्फाई कर लें। बाकी ये जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं लोग, जीडीए ने कालाबाग डैम के हक में रैली निकाली थी, अखबारात निकाली उस जमाने के परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के। जीडीए ने सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में मुजाहरे किए थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुझे हैरत होती है कि वो अपने आप को कहते हैं हम जो है रूरल सिंध की और अर्बन सिंध की जमात हैं, हम सबको मुत्तहद करने की बात करते हैं। वो खामोश नजर आ रही है इसके ऊपर। जी हाँ। आपको पता है कि कराची जो है शहर के बिल्कुल आखिर में वाक़े है, तो अगर सूबा सिंध के अंदर पानी दाखिल नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट कराची शहर के ऊपर भी आएगा, जो कि पाकिस्तान का कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल कैपिटल है। मुझे हैरत है एमक्यूएम के वफाकी वजीर भी मौजूद हैं, एमक्यूएम के गवर्नर भी मौजूद हैं। तो आप कह रहे हैं एमक्यूएम भी एहतजाज पर निकल पड़े? कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। एमक्यूएम भी एहतजाज पर निकल पड़े। एमक्यूएम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो कन्वे करे ना कि वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है कि नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमारे इत्तेहादी बन जाए, हमें उनके इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उसूल है उसके ऊपर तो कायम रहे ना कि अगर सूबा सिंध के अंदर पानी की कमी होगी तो कराची शहर के अंदर भी कमी होगी, हैदराबाद में भी होगी, मीरपुर खास में भी होगी, नवाबशाह में भी होगी। ठीक, तो हमें ये समझने की जरूरत है। तो खुदारा इसके ऊपर नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें, सियासी बयानबाजी से गुरेज करें। इस इशू को हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है ताकि जो बेटर इंटरेस्ट है वो प्रिवेल करे और पाकिस्तान जो है उसका भला हो, पाकिस्तान की 25 करोड़ का आवाम का भला हो, किसी मखसूस डिस्ट्रिक्ट का फायदा ना हो, पूरे पाकिस्तान का फायदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेयर चीफ बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। केनाल मंसूबे को लेकर पंजाब और सिंध के जो वज़रा हैं एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। बात बहुत बढ़ गई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे इत्तेहाद ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से सख्त बयानात हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से इत्तेहाद तोड़ने के इशारे भी हैं। ऐसे लग रहा है कि दोनों तरफ जो है मुफाहमत का कोई चांस नहीं है, बल्कि ये केनाल का मंसूबा एक दूसरा काला बाग डैम बनता नज़र आ रहा है, जिसे पाकिस्तानी तारीख़ एक तरक्याती मंसूबे से ज़्यादा सियासी मरने मारने का मंसूबा इसके नाम से इसको जो है ना वो जाना जा रहा है। एक तरफ नून लीग के अहदेदार जहां ये कह रहे हैं कि केनाल मंसूबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, एक ग्रुप ये कह रहा है। नून लीग की वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं उस्मा बुखारी कहती हैं कि सदर इस मंसूबे की मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन अब इस इशू पर सियासत हो रही है, जिसका जवाब दिया सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने। सख्त रिस्पॉन्स आया। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि केनाल मंसूबा सियासत का नहीं बल्कि सिंध के लिए जीने मरने का मामला है। शर्जील मेमन से पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। क्या कहा उन्होंने 2 रोज़ पहले, जरा देखिए।
शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। ये PSDP मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। इन बयानात के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि अब चोलिस्तान की रेतली ज़मीन को सरसब्ज करने के लिए किनाल मंसूबा टेक्निकल ग्राउंड से निकलकर सियासी मैदान में आ चुका है, सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं क्या? पीपल्स पार्टी क्यों एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उस पर यकतरफा फ़ैसले करने के एतराज़ कर रही है, शिकवे कर रही है? वफाकी बजट सर पर है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी को हुकूमत कोई संजीदा ले नहीं रही। क्या वजह है इसकी? आइन के मुताबिक CCI का इजलास हर 3 महीने के बाद होना ज़रूरी होता है, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। तो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, इसके बावजूद हुकूमत CCI का इजलास बुलाने में रिलक्टेंट है। क्यों है? एक अहम नुकता ये भी है कि सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, कौम परस्त जमातें GDA है, PTI भी किनाल मंसूबे की मुखालफत कर रही है। फ़िलहाल तो ये जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दोगली सियासत करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो सफाइयाँ देने में लगी हुई है। सवाल लेकिन ये है कि वफाकी हुकूमत के लचक ना दिखाने पर ये तमाम जमातें इकट्ठी हो गई तो फिर क्या होगा? किनाल मंसूबे का तनाज़ा एक ऐसे वक्त में उठ रहा है, बल्कि शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जब पहले ही हुकूमत को KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है। हुकूमत पर जहां बलूचिस्तान के मसले को मिस हैंडल करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वहीं PTI भी अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पीपल्स पार्टी की नाराज़गी अगर बढ़ जाती है, ये हुकूमत को कितनी भारी पड़ सकती है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ये इंदिया दे चुके हैं कि वो भी जो है वो तहरीक चलाने का JUIF वो भी इरादा रखती है। तो इतने चैलेंजेस हैं, इतने महाज हैं इस हुकूमत के सर पे, कैसे हुकूमत मुकाबला करेगी? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मंसूबा अच्छा है, किनाल मंसूबा है, इसकी सारे जो भी फ़वाइद हैं हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में बता भी चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मामला तो सियासी हदों को छूने लगा है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम ये लगा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सारे फैसले जो है वो यकतरफा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर सियासत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्यों इस मामले को सियासी तौर पर जो है ना वो उछाला जा रहा है? शाजिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जो आपने अभी इंट्रो में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें एक ये भी था कि ये टेक्निकल वजह से निकल के, टेक्निकल जो एक उसका ग्राउंड है उससे निकल के सियासी ये बेस पे बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये बात ठीक कही है, क्योंकि जब शुरू में जब ये मंसूबा थ्रू हुआ है उसमें प्रेसिडेंट साहब की जिस तरह बात हुई, प्रेसिडेंट साहब के पास जिस तरह भी वो गया, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट साहब इस तरह तो अप्रूवल नहीं देते, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी गई जिस पे उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि ये कोई मंसूबा फिजिबल नहीं है या पानी की जो उधर डाइवर्ट हो रहा है वो पानी सिंध का है। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ये चलता रहा और ये चीज़ें कनाल की बात होती रही। लेकिन किसी एक मौके पे आके जो वहाँ पे सिंध के उनकी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उन्होंने इस पॉइंट को पॉलिटिकली रेज कर दिया और वो चीज़ एक बयानिए के तौर पे उभर के सामने आ गई, जिसमें सारी जितनी भी पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की जमातें हैं उधर सिंध में, वो एक ज़ुबान होके इस बयानिए पे चलना शुरू कर दिया। तो फिर पीपल्स पार्टी ने उस पर भी एक समझ लें कि यू टर्न तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसको दोबारा एक सियासी बयानिया अपनाने की खातिर उस पर वो भी चल पड़े। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी सियासत बचाने के लिए सब कुछ कर रही है? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बात है, क्योंकि ये इसका पानी जो है वो सुतलेज और चिनाब से लिंक किया गया है नहर को। जो 6 नहरें हैं, अगर आप 6 नहरों की बात करेंगे तो उसमें आपको कच्ची नहर जो है वो भी मिलेगी, और भी बड़ी नहरें हैं जो
बड़ी पुराने मंसूबे चल रहे हैं। तो ये तो एक चुलिस्तान के लिए जो पानी है वो चनाब और सिंध सुतले से डाइवर्ट किया जाएगा और उसकी बड़ी डिटेल वो टेक्निकल जो फिजिबिलिटी है वो बनी हुई है। लेकिन आइन के मुताबिक तो चारों सूबों का यकजा होना ज़रूरी है, मुत्तफ़िका तौर पर जो है ना वो इस एजेंडे पर इत्तफाक करना ज़रूरी है। तो अगर सिंध नाराज़ है तो ऐसा तो नहीं, आइनी तौर पर तो फिर गलत ही हुकूमत कर रही है ना। अगर एक सूबा भी नाराज़ है, सारे सूबे मुत्तफ़िक नहीं है, अब PTI भी इस पर एहतजाज कर रही है, तो दो सूबे अगर एक साइड पर हैं तो हुकूमत अकेले तो ये फैसला नहीं कर सकती ना राना साहब। नहीं, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली अब फिर बात वही है कि यस बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए। हाँ। जो पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और वो ऑन बोर्ड थी, लेकिन अगर कोई इशू खड़ा हो गया तो उसको ज़रूर रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर तो ये सतलज और चनाब का पानी है तो फिर दरिया सिंध का पानी नहीं है तो फिर तो इस पर CCI की बात ही नहीं है। पंजाब में अगर कोई नहर हम बनाते हैं तो उसमें तो कोई ऐसे इशू नहीं है। 6 नहरें तो सिंध से भी निकलनी है ना, तो मामला तो सिंध का भी है ना, सिंध भी इन्वॉल्व हुआ ना। 6 नहरें तो पहले ही मैंने बताया कि वो देखें कब शुरू हुई, किस तरह हुई, और वो उस पर काफ़ी पुराने मंसूबे भी हैं और चल रहे हैं। लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ कि इसके बावजूद बिल्कुल हमारे एलाइज हैं, हमारे इत्तेहादी जमात है, बड़ी जमात है, उसको ज़रूर बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए और ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे, ये पॉलिटिकल अलाइज जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं वो गए बगैर इस किस्म की बात आपके सामने आती है। 1 साल हो गया है, कभी MQM की तरफ से, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कई दफ़ा बड़े स्ट्रॉन्ग इस किस्म के बयान आए हैं। तो PSDP पे बात होती है, अपने शेयर की बात होती है। तो 1 साल से डरा ही रहे हैं आपके इत्तेहादी आपको। तो मैं नहीं, ये एक नेचुरल बात है। तो इशू सामने आते हैं, कोई डिमांड सामने आती है तो रिजॉल्व भी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। जो उन्होंने एक और बात भी की जो अपनी स्पीच में बिलावल साहब ने, जो वहाँ सिंध में 4 अप्रैल को उन्होंने बात की थी। जी, उन्होंने कहा कि अवाम अगर इसके खिलाफ है तो हम तो अवाम के साथ खड़े हैं। वो तो एक अवामी मुतालबा जो वहाँ के नेशनलिस्ट हैं उन्होंने, चले एक बात होगी, लेकिन मैं एक और बात करने लगा। उन्होंने PSDP की बात की कि बजट आ रहा है तो उस पर भी हमें अगर ना हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया तो हम 2 उन्होंने कंडीशन दी है। तो वो भी पहले भी बात होती रही है, पहले भी उनके साथ बैठ के बात हो जाती है और इशू रिजॉल्व हो जाता है। ये तो जब से इत्तेहाद बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है, ये उनकी शिकायतें हैं कि हुकूमत जो है वो एकतरफा फैसले कर रही है, मुशावरत हो किसी भी मामले पर ऑन बोर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लिया जाता, जो उसकी इंपॉर्टेंस बनती है वो उसको नहीं दी जाती। नहीं, आपने देखा कि गए बगैर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, बिलावल भुट्टो साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स होती रहती हैं। उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो बिलावल साहब के साथ होती हैं। वहाँ बैठ के सारी फिर कमेटी भी बनती हैं, वहाँ पे इशू डिस्कस होते हैं। तो ये इत्तेहादी जो गवर्नमेंट होती है उसमें ये सिलसिले चलते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सीरियस बात है। राना साहब, अगर हुकूमत चाहती है कि इस मसले पर सियासत ना हो, अगर आप लोग समझते हैं जैसे अभी आपने कहा कि सिंध में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाने के लिए ये सब करे क्योंकि वहाँ नेशनलिस्ट पार्टियाँ जो हैं वो इसके खिलाफ खड़ी हो गई, तो CCI का इजलास बुलाएं, बात खत्म हो, तो सियासत करने का तो किसी को मौका ही ना मिले ना, वहाँ पे फैसला हो जाए ना सब। रिलैक्टेंट क्यों है हुकूमत CCI का इजलास बुलाने पर? नहीं, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आपको इसका रेजोल्यूशन जो है वो सामने आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। आप जिस तरह चीज़ें मीडिया में देखिए, मीडिया की तरफ से देखी जा रही हैं, उस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, परसों तक तो 4 अप्रैल तक तो सिचुएशन ऐसी ही लग रही थी ना, जब बिलावल भुट्टो ने तकरीर में कहा। उसके बाद कोई हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं तो वो बता दें उस तकरीर के बाद। आपने देखा कि जो जब भी कभी इस किस्म सिचुएशन आई है तो रिजॉल्व हो जाती है। ये पहली दफा नहीं है 1 साल के अंदर, तो ये रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन लगता है कि मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं है ना तहरीक इंसाफ के मसाइल को टैकल करना। लगता है कि अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने परसों मेरे प्रोग्राम में कहा था। जरा सुनवाइएगा राना साहब, सुन लेना, मैं चाहती हूँ सुन लें कि मुशाहिद साहब ने क्या कहा था। सुनाएं जरा राना साहब को।
मैं समझता हूँ कि इस साल उनको रिलीफ मिल जाएगा। वो डील की शक्ल वाला रिलीफ होगा या अदालती रिलीफ होगा? बेनजीर भुट्टो को भी 1984 में रिलीफ मिला तो अमेरिका से मिला, और इमरान खान को भी जो रिलीफ मिलेगा वो बजरिया वाशिंगटन मिलेगा। मेरे ख्याल में सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, बजट के बाद कह रहे हैं, या जून जुलाई के बाद 2025 में मिल जाएगा इंशाल्लाह। राना साहब, लगता है अमेरिका को आना पड़ेगा बीच में। देखिए, मैं मुशाहिद साहब बड़े उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मुशाहिद साहब आजकल नाराज़ हैं। मैं PMLN के थे और बड़े देर उनका एक साथ रहा है PMLN के साथ, मियां नवाज के साथ, और फिर उसके बाद भी PMLN के साथ चलते रहे हैं। अभी पीछे सेनेट में भी थे, PMLN के क्या वो उसके प्लेटफार्म से। तो अब मुशाहिद साहब मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं देखिए वाशिंगटन का नहीं, अगर लोग या मकामी तौर पे जिस तरह उनको कहा जाता है कि आप बैठ के अपने मामलात, जब पीछे कमेटी उन्होंने बनाई और उसके साथ हमारी कमेटी एक जो फार्म की उनके साथ डायलॉग करने में PTI के साथ, तो वहाँ पे जिस तरह का आउटकम हुआ वो भी आपके सामने है। जब वो सही जगह पे आ जाएंगे, बातचीत करने के लिए, सीरियस बातचीत करने के लिए तैयार होंगे और एक एक पॉइंट को पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे, तो उस पर बात आगे चलेगी और जो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, अगर वो अपने रवैये पे बातचीत के ज़रिए सही होती है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ है। लेकिन जो रिलीफ की बात होती है वो तो अदालतों की केसेस हैं, और केसेस जो हैं वो अदालतों में ही उसके फैसले होने हैं। लेकिन माजी की मिसालें दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहती, मुशाहिद साहब ने भी बात की, माजी हमारे सामने है, उसको झुटला नहीं सकते हम। उन्होंने बीबी शहीद की बात की, उन्होंने मियां साहब की बात की। नहीं, मैं बताता हूँ, माजी के मिसालें बिल्कुल हमें पता है। NRO एक उस वक़्त प्रेसिडेंट जो मुशर्रफ थे, उन्होंने बिल्कुल NRO का एक जारी किया था कानून, जिस पे NRO बेनज़ीर भुट्टो को मिला, जिसके कबर में दूसरी पार्टी जो इस तरह की थी उनको भी रिलीफ मिला। तो मैं समझता हूँ कि वो केसेस जो अदालतों में थे, NRO एक लॉ आया था जिसके तहत वो उनको कुछ रिलीफ मिला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मैं समझता हूँ कि उसमें जो कंडीशन थी वो भी तो ज़रा मुशाहिद साहब देख लेना कि बेनज़ीर साहबा ने जब वो आई तो उस वक्त किस तरह वो आई और उसके बाद में किस तरह सिलसिला चला। तो वो जो उस वक्त कंडीशनैलिटी थी उसको उस मामलात में, वो कोई अगर ऐसी बात होती है तो वो भी इनके सामने आ जाएगी। उनको चीज़ भूल जाते हैं कि क्या उनको कोई क्लीन चिट दे दी गई, कोई उनको बिल्कुल ब्लैंकेट को कवर दिया गया हर चीज़ को। तो वो तो कंडीशन थी उस वक्त सारी जो उस वक्त के डिक्टेटर ने दी थी। तो इस वक्त तो एक असम्बली है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जमहूरियत की धज्जियां तो उसी वक्त उड़ गई थी ना दोनों तरफ से। नहीं उड़ गई थी, लेकिन इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है जिस तरह की ये बात की जाती है। अगर उनको अदालतों से देखे केसेस हैं, वो अपीलों में जा रहे हैं, कुछ में उनको सजाएं हुई हैं, कुछ ट्रायल में हैं, कुछ अपीलों में हैं, तो वो तो प्रोसेस हो जाओ, प्रोसेस होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़िम, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मौलाना के साथ इत्तेहाद के ऐन वक्त पर अली अमीन गंडापुर का मतनाज़े बयान अभी तक PTI खुद हज़म नहीं कर पाई थी कि वज़ीर आला गंडापुर ने पार्टी में इख्तलाफात और इख्तियारात की जंग छेड़ दी है। इल्ज़ाम तो यहाँ तक लग रहा है कि वज़ीर आला KP मुखालिफ टीम की तरफ से तो नहीं खेल रहे हैं। PTI ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करना थी, मगर उससे पहले ही जो है वो इत्तेहाद मुश्किल में पड़ गया। एक तरफ करोड़ों रुपए की करप्शन को लेकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा आमने सामने है, तो दूसरी तरफ PTI रहनुमा आज़म सवाती और स्पीकर KB असम्बली बाबर सवाती एक दूसरे की टांगे खींचातानी हो रही है पार्टी के अंदर। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू में असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को साजिशी करार दिया। जब पार्टी के अंदर ही साजिश करने के इल्ज़ामात नाजरीन लग रहे हों तो बाहर से किसी को साजिश करने की क्या ज़रूरत है PTI के ख़िलाफ़। बहरहाल
सीएम के ये बयान देने की देर थी कि साबिक स्पीकर और पार्टी के मुतहरिक तरीन रहनुमा असद कैसर और शहराम तरकई आतिफ खान अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मैदान में आ गए हैं और अली अमीन गंडापुर के मतनाज़ बयान को इन्वेस्टिगेट करने का वो मुतालबा कर रहे हैं और कहा है कि अगर इमरान खान ने ऐसा कोई बयान दिया है तो इसकी तस्दीक होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर को ये मशवरा भी दिया है कि वज़ीर आला को अपनी तवज्जो सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर देनी चाहिए। ऐसे बयानात से इमरान खान की जो तहरीक है उसको नुकसान होगा, जिस पर जुनेद अकबर का ये बयान सामने आया कि पार्टी क़यादत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का नोटिस लिया है और अब ये जो मामला इमरान खान के सामने उठाया जाएगा। मगर पार्टी के इन इख्तलाफात को देखकर सियासी मुखालिफिन को मौका मिल गया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि पीटीआई 8 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, इमरान खान भी कंट्रोल खो चुके हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई वालों का लीडर तो पहले ही ऐसा था, अब उनके रहनुमाओं ने भी एक दूसरे को चोर चोर कहना शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी तो यहाँ तक कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की जो सीट है वही ख़तरे में है। तो ये पीटीआई क्यों अपना तमाशा लगवा रही है? जब अपने घर में इत्तेहाद ना हो तो बाहर से तो किसी को आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मामला क्यों तहरीक इंसाफ का इतना बिगड़ता जा रहा है पार्टी के अंदर? अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर साहब मुझे स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? बाहर से किसी को क्या साजिश करने की ज़रूरत है? घर वाले काफ़ी हैं। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ शादी आपको, अब ये एक चीज़ तो आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पार्टीज़, फॉर्म 47, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये ज़रूर मुझे आपसे इस बात से इत्तफाक है कि अगर कोई बात हो भी सही तो उसको कम से कम कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों को बैठ के, क्योंकि इल्ज़ाम एक दूसरे पे हमेशा लगते रहते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब और चौधरी शेर अली खान फैसलाबाद में 2 मुतहारिब ग्रुप थे, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, कत्ल के भी इल्ज़ाम लगे, आपको शायद याद होगा। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। ये और भी जिस तरह ग्रुप बंदी होती है लाहौर में, हर पार्टी में है। अब जो जुनेद अकबर साहब ने बात की है कि अब ये बातें चूँकि बानी चेयरमैन के पास ये पहुँच चुकी हैं और आखिरी वही जो फैसला लेंगे, लेकिन एक बात, गंडापुर साहब की बातें सही हैं, साजिश मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, उधर ही मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात ये है, अब ये तो बिल्कुल तय है कि अगर किसी ने करप्शन की है, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, मैं खुद अपना नाम ले लूँ, अगर मैंने की हुई करप्शन तो खान साहब बानी पीटीआई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो 2 साल से जेल में है, और किस लिए जेल में है? इसीलिए जेल में है कि वो किसी बात पे डील और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सही। तो क्या वो हमें स्पेयर करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी को इस मौके पर बजाय इसके कि ये कोशिशें करें कि खान साहब को बाहर लाएं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ऐसे वक्त में। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को हमें ठंडे दिल और दिमाग के साथ, चूँकि देखिए मैं कर्ज करता हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अपना झगड़ा साहब हैं, असद कैसर हैं, आतिफ खान हैं, या जुनेद अकबर खान हैं, शहराम तरकई हैं, आज़म सवाती साहब हैं, इन सब की कुर्बानी है। ये कोई इस तरह नहीं कि फूलों की सेज पे ये चढ़ के और ये कोई अलहदा मेंबर बन गया और बाकियों ने तकलीफ़ें झेली हैं। लेकिन अब जब इस स्टेज पे अगर इस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी तो डेफिनेटली लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस असद कैसर को वो साजिशी कह रहे हैं, तो इससे तो जाहिर है दिमागों में सवाल तो उठेंगे ना कि वही असद कैसर हैं जो हर मुज़ाकरात में आगे आगे होते हैं, चाहे वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, जेल में उनकी मुलाकातें हों, या मौलाना साहब के साथ मुलाकात हो। तो जब साजिशी असद कैसर को कहेंगे तो फिर तो यही समझा जाएगा ना कि वाकई असद कैसर साजिशी हैं। ना हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए, ना मौलाना साहब के साथ कोई बात बनी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात बनी। तो ये इल्ज़ाम क्या फिर तो दुरुस्त लगते हैं कि असद कैसर जैसी शख्सियत पे इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं? अच्छा, मुज़ाकरात नाकामयाब होने की जो वजह है ना, वो कोई भी नहीं है। वो आपको भी पता है क्यों नहीं कामयाब होते। देखिए, जिसके साथ हम मुज़ाकरात करते हैं, एक तीसरी कुव्वत दरमियान में आ जाती है कि आप इसके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। यानी हमारे साथ जब हम किसी सड़क पे जाके किसी तंजीम के साथ भी हम अगर कोई जाके एहतजाज करने लग जाते हैं तो उस तंजीम को भी कहा जाता है कि आप अकेला कर लें, इनके साथ न करें। जो बाकी रहेगी बात, देखिए मैं आपको पहले ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक रिटेलिएशन होती है, ये एक अमल का रद्द अमल होता है। इसमें
ये सब KPK तकरीबन सारी, आप जो बात जितने भी हमारे ये सेंट्रल लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं वो KPK से बिलोंग करते हैं। तो ये को मैं नहीं समझता कि इसको कोई इतनी बड़ी बात है। खान की कॉज के लिए फिर भी सब एक होंगे, उसकी एक वजह है। इस दफा जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन हुआ है खान साहब के नाम पे। सबके अंदर से ये भूल निकल गई है, कोई गाजर पे लड़ा है, कोई मूली पे लड़ा है, कोई किस निशान वोट पड़ा इमरान खान को। अब ये बात तो खत्म हो गई कि मेरा इतना वोट था और मुझे साथ खान का साहब का इतना बड़ा, एक वोट से लेके 1 लाख तक दरमियान में कोई वोट किसी का नहीं था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है वो इमरान खान का था। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग 2-4 दिन ये ख़त्म हो जाएंगी अपने आप ही, क्योंकि ये सारे एक हैं। हम कोई एक दूसरे से अलहदा नहीं है। अपना वोट होता तो साबिक वज़ीर आला कौन थे? खटक साहब, महमूद खान साहब, अपना वोट होता तो फिर अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज करूं, हमारी बात को हाइप क्यों मिलती है? कल से मैं सारे चैनल्स पे देख रहा हूं, मेरे से भी जो क्वेश्चन करते हैं वो ये क्वेश्चन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को लोग सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। नहीं तो इतने बड़े वाकयात मुस्लिम लीग नून के हुए, हुकूमत मजे ले रही है। हुकूमत देखिए, अब हुकूमत के मजे की मिल रहा है उनको। मैं अर्ज करता हूँ, हुकूमत का जो मजा है ना वो सिर्फ मजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 कैमरे और आगे जो बैठे हुए 50 बीट रिपोर्टर्स हैं उनके दरमियान। अवाम में उनको कोई नहीं रिकग्नाइज कर रहा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं अभी लोगों में बिल्कुल वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे किसी जमाने में शहजाद अकबर साहब किया करते थे। अब मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में शौकत अजीज किया करता था ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं और पीछे चला जाऊंगा। अच्छा, उसमें ये है कि अब ये जो मामला है मुझे नहीं लगता ये शादिया बहन के ये कोई इतना ये क्रिटिकल मामला है, क्योंकि हर किसी को पता है कि खान ने जिसका हाथ खड़ा करना है वो हीरो है। लेकिन घर में इतनी लड़ाई बढ़ जाए तो बाहर से आप कैसे? नहीं, यही तो मैंने तो पहले मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इस चीज को इस तरह होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात पे। और गौर खान ने भी, इमरान खान से मुलाकात इतनी मुश्किल से आप लोगों की ज़ाहिर होती है, होने नहीं दी जाती, तो बाहर कौन है, किसके पास इख्तियारात हैं कि इन मामलात को सुलझाएं? ये तो समझाएं। देखिए, मेरे ख्याल में परसों जो वकला की और मीटिंग होगी खान साहब के साथ, अगर इन लोगों ने करने दी तो काफ़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, क्योंकि ट्यूसडे को मीटिंग्स होनी है। अमरीकियों के किसी डेलीगेशन ने मुलाकात की है इमरान खान से? नहीं, खान साहब का तो मुझे नहीं पता, तो वैसे डेलीगेशन का तो आपको भी पता है जी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका को अपनी बहसियत जमात हम उनकी इन्वॉल्वमेंट को नहीं ओन कर रहे। बहसियत जमात वहाँ तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करते हैं, उधर करारदाद पास करवा दी, उधर करवा दी, इनको रोकें, पाकिस्तान ने इनको वीज़े ना दे। ये मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। अच्छा, जो वो उधर करारदाद पेश हुई है ना, वो प्राइवेट मेंबर डे पे हुई है। इधर हमारा भी ट्यूसडे को एक प्राइवेट मेंबर डे होता है असेंबली का, वो हर कौमी असेंबली में होता है। देखिए, बात ये है, मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि एक नैरेटिव ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बनाया था जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ। इन्होंने वो नैरेटिव कहा, जी हम ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, हम ट्रंप के ट्वीट की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, इनका सारा वो मामला एक थैंक यू पे खत्म हो गया। ट्रंप ने इनका थैंक यू किया, फिर ये बंद हो गए। आज दिन तक ट्रंप के खिलाफ उस थैंक यू के बाद ये बिल्कुल ही नहीं बोले। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। देखिए, खान साहब एक बैनुल अक़वामी लीडर हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों में 99% उनकी मकबूलियत है। सही। उन्होंने एक नैरेटिव इंडिविजुअली, ठीक है, अभी कोई बैकडोर राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत? बैकडोर राब्ते नहीं, जो राब्ते भी हैं सामने हैं, हो रहे हैं। मेरा जो ख्याल है ना जी, मैं तो ये देखिए, टास्क किसको मिला हुआ है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, हमारी जो गौर खान की मुलाकात हुई, अली अमीन खान गंडापुर की मुलाकात हुई ना, पहले ये मुलाकात तो भी खान साहब से हुई है ना। इस मुलाकात की तो कोई बात सामने नहीं आई। तो वो सबको पता है कि आर्मी चीफ से गौर खान जब मिले थे तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी मसाइल पे तो नहीं बात करनी थी, पॉलिटिकल एक पार्टी को तरदीद आ गई थी। नहीं, वो करते रहे। अब मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने आपसे प्रोग्राम और उस मसाइल पे ही बात जो आपसे करनी है ना। अब मैं आपसे कोई और अपने कोई घर की बात तो नहीं मैंने आपसे करनी। तो बात यह है कि बात तो हुई है,
वो तो बेशक उधर से तरदीद आती रहे, मैं उस पर बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि बात तो जरूर हुई है। तो रुकी क्यों? अब देखिए, रुकी खान साहब का एक अपना स्टांस है, खान साहब उस स्टांस से पीछे नहीं हटते, सच्ची बात। खान साहब क्या खान साहब नहीं डील करके बाहर आना चाहते। डील क्या? वो ये डील से मुराद ये है कि किस आप किस्म की डील की ऑफर? मैं बताता हूँ। वो तो खान साहब को तो पहले दिन से नथिया गली चले जाएं, बनी गाला चुप करके बैठ जाएं, ज़मान पार्क चले जाएं, ज़मान पार्क चले जाएं। इवन ज़मान पार्क का तो मैं नहीं कह सकता, बनी गाला और पेशावर और नथिया, यही पेशावर नथिया गली। कितने साल के लिए खामोश हो जाएं? देखिए, पहले दिन से खान साहब को कहा जा रहा है। नहीं, डील में कितने सालों की खामोशी कह रहे हैं? ये जो मुद्दत है वो तो मेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये तो ओपन बात है कि वो कह रहे हैं कि आप चुप करके बैठ जाएं। कोई टाइम पीरियड होगा ना, साल के लिए इनको चलने दे, ये भी तो होगा ना कि इनको चलने दे। देखिए, हमने को इनको इस बात की गारंटी दे दें कि बाहर आते ही जो है ना उस पे केस नहीं बनेगा, उस पे नहीं बनेगा, ये तो आप लोगों को करना चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत डरे हुए हैं कि इमरान खान बाहर आ गए तो हम अंदर चले जाएंगे। नहीं, इस तरह बात नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, राना सनाउल्लाह साहब पे भी तो उन्होंने केसेस बनाए थे ना, राना साहब को भी पता है, पुराने पॉलिटिशियन है। अब बात यह है कि ये बात तो कोई नहीं ना कि हम किसी की गारंटी दे के खान साहब बाहर आ जाए। खान साहब ये गारंटी ज़रूर दे सकते हैं, और ये गारंटी खान साहब देते भी हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा और मैं बदले नहीं लूंगा। ये इनकी जो इनसिक्योरिटीज है ये आप लोगों को खत्म करनी चाहिए। खान साहब ने तो कह दिया कि मेरे ऊपर जो जुल्म इन्होंने किया है मैं उसको माफ करने को तैयार हूँ। माफ करने को तैयार जो देखिए खान साहब पे अब जो मुकदमे हैं खान साहब पे हैं, खान साहब की वैसे माफी मांग कोई नहीं रहा, तो लोग खान साहब के साथ हैं। ये कैसे अवाम को, देखिए मेरी बात सुने, जमहूरी हुकूमतों के पास क्या होता है, उनके पास लोगों की मॉरल सपोर्ट होती है, बिल्कुल इस वक्त नहीं है। तो अभी एहतजाजी तहरीक जो ईद रमज़ान में आप लोग बात कर रहे थे, जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो ईद तो गुजर गई, एक हफ्ता हो गया, तो कब उसकी तैयारी? आपका क्या ख्याल है कि जो एहतजाजी तहरीक होती है वो एक हफ्ते में, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 12.5-25 करोड़ आवाम की ये पार्टी है, तो उसने एक हफ्ते में एहतजाजी तहरीक? नहीं, प्लानिंग तो एक हफ्ते में, तो आप तो बड़े अरसे से कह रहे थे। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, बड़ा होगा, कुछ होगा, तो करनी मज़ाहमत ही है। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ाहमत ना करें, हमारे साथ इंसाफ हो। हमने कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो इंसाफ के लिए नहीं खटखटाया? हम तो हर दरवाजे पे गए हैं। आप देखें, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमने कोई दरवाजा छोड़ा? मौलाना के साथ तो बात कर नहीं सके आप लोग वहाँ? नहीं, मौलाना के साथ हमारी बात चल रही है। इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना वो एक कंफर्ट लेवल है ही नहीं दोनों के बीच में, तो साथ चलना तो दूर। देखिए मैं ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी वजह ये है कि मौलाना के साथ जो हमारे हालात थे ना जी, वो उस नौबत पे थे कि उसको ठीक होते होते टाइम लगा है। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। दोबारा अगर कोई बात ये कर दे कि साथ चलेंगे तो हमारे सर पे एहसान नहीं करेंगे, तो मामलात को ख़राब करने वाली बात है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। अब देखिए बात ये है कि मौलाना से जो हमारी पहली कामयाबी हुई है ना जी, वो ये हुई है कि हमारे कम से कम हम एक मेज़ पे तो बैठे हैं। हम तो एक मेज़ पे भी नहीं बैठ सकते थे, जिस तरह के हमारी उनके दरमियान दोनों पार्टीज के ताल्लुकात, हुकूमत के साथ भी नहीं बैठ सकते थे, वो भी बैठे ना आप लोग? नहीं, हुकूमत के साथ और बातचीत तो हुई ना जी, बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत तो उन्होंने खुद सबूताज की है ना जी। हमने तो कमेटी बनाई, हमने सारा कुछ किया, जब उनको उधर से इशारा हुआ ख़त्म कर दें, उस इशारे का बहाना इन्होंने ये किया कि हमारे डेलीगेशन को मुलाकात नहीं करने दी बानी PTI से, तो वो बातचीत। अच्छा, जो ईद के बाद की तहरीक थी, ये सूबाई लेवल पर अपने अपने सूबों में, अपने अपने शहरों में होगी, या यकमुश्त एक जगह इकट्ठा होंगे आप लोग, KP से इस्लामाबाद जाएंगे, ऐसा कोई प्लान है? देखिए मैं अर्ज करता हूँ, पंजाब से तो निकलने नहीं देना किसी ने। पंजाब से लोग निकलेंगे भी सही, निकलने कौन देगा? पंजाब से पिछली दफा भी लोग नहीं निकले थे, इसी बात पे इमरान खान नाराज हुए थे, नाकाम हुए थे 26 नवंबर के। खान साहब नाराज भी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के लोग 2 साल, मुझे 2 साल हो गए हैं एजिटेशन में। मुझे एक बात बताएं, जो 5 हमारे सेंट्रल लीडरशिप के लोग अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज टीमा, वो पंजाब के हैं। बिल्कुल देखिए, और ये पहली दफा हो रहा है कि वो बैठे हैं अंदर, पंजाब के हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवल है, और एजाज चौधरी के पास मैं हॉस्पिटल गया था, वो PICU में महीना हो गया उनको जो दिल का प्रॉब्लम हुई, और उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आपको लेट आपका इलाज शुरू हुआ है, आपका ये 1 साल पहले शुरू होना चाहिए। आमीन, तंदुरुस्ती दे। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक चलेगी,
और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको होश दे, क्योंकि ये जिंदा सियासी लाशें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।